हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। चलिए आज एक नई यूनिट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस नई यूनिट का नाम, हमारी जो नई यूनिट है ये, इस हमारी नई यूनिट का नाम क्या है? यूनिट का नाम है डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन। डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन हमारी इस यूनिट का नाम है। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो समझते हैं कि हमें डबली रेनफोर्स सेक्शन की जरूरत क्या पड़ी और डबली रेनफोर्स सेक्शन होता क्या है। डबली रेनफोर्स सेक्शन होता क्या है? अभी सिंगली रेनफोर्स देख लिया, तो डबली रेनफोर्स क्या होगा, है ना? इसका डेफिनेशन लिख देते हैं यहां पर, इन सच सेक्शन दोनों जगह प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब अब आपको स्टील ऊपर भी दिखेगा और नीचे भी दिखेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं ये समझते हैं। अब क्वेश्चन आता हमारे पास कि भैया ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं, वाई, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं कि हमें स्टील ऊपर भी देना पड़ रहा है और नीचे भी। क्योंकि अभी तक तो हमने क्या सीखा कि स्टील क्या है, एक डक्टाइल मटेरियल है, कंक्रीट क्या है, एक ब्रिटल मटेरियल है। स्टील टेंशन में अच्छा क्योंकि डक्टाइल मटेरियल है, और हमारा कंक्रीट किस में अच्छा, कंप्रेशन में अच्छा क्योंकि ब्रिटल मटेरियल है। तो अब स्टील के डक्टाइल होने के बावजूद क्यों हम उसे कंप्रेशन जोन में दे रहे हैं? ठीक है, यही सवाल हमारे मन में आना चाहिए और आ भी रहा होगा आई गेस। ठीक है, क्लियर हो गई बात आप लोगों को? तो समझते हैं कि हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। ओके, चलिए इसका जवाब आपको पहली यूनिट में जो मैंने आपको पढ़ाया, अभी जब मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया था ओवर रेनफोर्स सेक्शन के बारे में, वहीं से आपको उसका जवाब लाना पड़ेगा। तो याद करिए, मैंने आपको एक सेक्शन पढ़ाया था जिसका नाम हमने रखा था ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। याद करिए, ठीक है, याद आया? ओवर रेनफोर्स सेक्शन क्या था? ओवर रेनफोर्स सेक्शन में कि जो एक्सयू था वो ग्रेटर देन हमारा एक्सयू लिम हो गया था। ठीक है, जो हमारा एमयू था वो ग्रेटर देन हमारा एमयू लिम हो गया, और हमारे पास जो इसका एरिया ऑफ स्टील था वो ज्यादा हो गया, एरिया ऑफ स्टील ऑफ किससे, बैलेंस सेक्शन से। ये सारी चीजें ज्यादा हो गई। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। कब पढ़ी थी हम लोगों ने? ओवर रेनफोर्स सेक्शन के केस में। ठीक है, याद हो गया? याद आ गई बात? अब इसके कारण इसमें क्या हो रहा था, है ना, ड्यू टू दिस concrete was undergoing, ठीक है, सडन फेलियर। ये सब चीजें थी हमारे पास, सडन फेलियर, ये सब चीजें थी हमारे पास। ठीक है, कंक्रीट का सडन फेलियर हो गया था। इसी के कारण हमारा जो ओवर रेनफोर्स सेक्शन था उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि इट वाज प्रोहिबिटेड का मतलब क्या हो जाएगा? क्या ये बिल्कुल भी परमिट नहीं था, इसे बनाना हमने बिल्कुल भी अलाउ नहीं करा। ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? अब यहां पर हमें ये वाली चीज दिखी थी, कौन सी वाली चीज? ये देखिए, ये वाला पार्ट, MU इज ग्रेटर देन MU लिम। ठीक है, तो इसकी मदद से हम लोगों ने क्या करा था कि भैया देखिए, MU लिम जो होता है वो एक कांस्टेंट इनटू FCK BD स्क्वायर होता है। FCK BD स्क्वायर होता है, याद आया? अगर आप यहां पर B और D को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज करेंगे तो आपका जो MU लिम होगा वो भी इंक्रीज होगा। और अगर MU लिम इंक्रीज हो गया, अगर आपका MU लिम इंक्रीज हो गया इतना कि वो बड़ा हो गया किससे, MU से, तो हमारा सेक्शन क्या हो गया, अंडर रेनफोर्स्ड हो गया। हमारा सेक्शन क्या हो गया, अंडर रेनफोर्स्ड। हमारा सेक्शन अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो गया। ठीक है, ये यहां पर मैंने कुछ और लिख दिया, 2 मिनट मुझे से हटा लेने दीजिए। यहां पे मुझे ओवर रेनफोर्स लिखना था। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई कि हमारा सेक्शन यहां पर क्या हो गया, अंडर रेनफोर्स्ड हो गया, ये सारी चीजें करने से। ठीक है, बट यहां पर सवाल उठता है, बट
इफ सेक्शन साइज इज रेस्ट्रिक्टेड, सेक्शन साइज इज रेस्ट्रिक्टेड मतलब कि क्या, जो सेक्शन साइज रेस्ट्रिक्टेड है मतलब क्या होगा, जो हमारा बी और डी है कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, कैन नॉट बी इंक्रीज, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस केस में जो मेरा सेक्शन है वो तो भैया ओवर इन्फोर्स्ड ही हो गया, है ना, ओवर इन्फोर्स्ड ही हो गया। ओवर इन्फोर्स सुनते समय हमारे दिमाग में ये भी आता है कि इसमें जो हमारा स्टील का क्वांटिटी है वो कंक्रीट की क्वांटिटी से ज्यादा है, मतलब एरिया ऑफ स्टील ज्यादा है, ये भी जा रहा है। तो अब क्या करूं, कई बच्चे जवाब देते हैं कि सर ऐसा करो नीचे का स्टील कम कर दो। तो नीचे का स्टील इसलिए कम नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टील एक पर्टिकुलर लोड को ध्यान में रख के ही हम लोगों ने क्या करा होगा, कैलकुलेट करा होगा। एक पर्टिकुलर लोड के करस्पॉन्डिंग एक बेंडिंग मोमेंट आया होगा, उसी चीज को ध्यान में रख के हमने क्या करा होगा, उस बेंडिंग मोमेंट को ध्यान में रखते हुए एरिया ऑफ स्टील हम लोगों ने कैलकुलेट करा होगा। बट यहां पर अब सेक्शन ओवर इन्फोर्स हो गया उस पर्टिकुलर ऑफ एरिया ऑफ स्टील के लिए, तो उसे अंडर ये सडन फेलियर से बचाने के लिए हम ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं ताकि मेरा सेक्शन वापस से अंडर इन्फोर्स बन जाए। लेकिन यहां पर भी एक रेस्ट्रिक्शन है कि भैया वो मना कर देंगे कि आपको बीओडी आप नहीं बढ़ा सकते। अब सवाल उठता है कि सर बीओडी ऐसे कैसे नहीं बढ़ा सकते। अब भैया मान लो कि डेप्थ ऑलरेडी इतनी है ना, अब आपको डेप्थ को इतना बढ़ाना है तो भैया फ्लोर हाइट कम हो जाएगी ना, फ्लोर हाइट कम हो जाएगी, इफेक्टिव डेप्थ बढ़ जाएगी, फ्लो डेप्थ नीचे आ गई तो फ्लोर हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए हम बीओडी को नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो ऐसे केस में ही हम लोग क्या करते हैं, डबली रेनफोर्स सेक्शन को ही प्रोवाइड करते हैं। क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, देखिए, इन सच केस वी प्रोवाइड डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन। अब हम डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन कैसा होता है, ठीक है, ये समझते हैं। लेकिन क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि डबली रेनफोर्स की जरूरत ही कब पड़ी, कि जब सेक्शन मेरा ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाए, और ओवर रेनफोर्स सेक्शन को अंडर रेनफोर्स सेक्शन करने के लिए मैं बीओडी बढ़ा सकता हूं। लेकिन अगर मैं बीओडी नहीं बढ़ाता हूं या नहीं बढ़ा सकता हूं, तो उस केस में मैं क्या करता हूं, क्योंकि मुझे बनाना तो है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन की ओर जाऊंगा, डबली रेनफोर्स सेक्शन की ओर जाऊंगा, जो कि एक अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा। मतलब जो मैं डबली बनाऊंगा ना, वो भी अंडर रेनफोर्स्ड होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? ठीक है, एक एक पार्ट क्लियर हो गया आप लोगों को यहां पर। अब ये के क्यों लिखा है, क्योंकि 0.148 138 और 133 आता है यहां पर 250, 415 और 500 के लिए, तो इसलिए के लिख दिया। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हम लोग यहां से और समझते हैं कि डबली रेनफोर्स सेक्शन दिखेगा कैसे। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं यहां पर डबली रेनफोर्स सेक्शन को ड्रॉ करना। देखिए, रेक्टेंगुलर डबली रेनफोर्स सेक्शन ही लिया जा रहा है यहां पर। ये देखिए, देखा आपको, ये मैंने बनाया एक रेक्टेंगुलर डबली रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है हमारे पास, इस तरह से ये देखिए, अब एक रेक्टेंगुलर सेक्शन दे रखा है मैंने यहां पर। तो क्या कर रहे हैं अपन लोग, जैसे मान लीजिए मैंने ये एरिया ऑफ स्टील यहां पर इस तरह से प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, तो ये वो एरिया ऑफ स्टील था जिसको मैं यहां पर नाम दे रहा हूं। देखिए, मैं इसको यहां पर क्या कर रहा हूं, बकायदा एक ऐसा नाम दे रहा हूं, और उस नाम को अपन लोग बोल रहे हैं AST, है ना, AST। तो ये जो AST था, है ना, ये जो AST था, इस AST के पास इतना रेजिस्टेंस देने का कैपेसिटी था कि इसने MU लिम मतलब मैक्सिमम मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी तक क्या करा होगा, रेजिस्टेंस दिया होगा, है ना। मतलब देखो केस क्या बन रहा है हमारा, एक बार इस चीज पे ध्यान देना। केस क्या बन रहा है हमारे पास कि हमारा जो MU है, हमारा जो यहां पर MU है, यही तो हमें दिक्कत दे रहा है, क्योंकि MU क्या हो गया, ग्रेटर देन MU लिम हो गया, यही हमें क्या दे रहा है, दिक्कत दे रहा है। तो MU लिम जो है ना, MU लिम जिसको हम मैक्सिमम मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी कह रहे हैं, ये वो AST होगा जो वो MU लिम तक दे देगा। अब बचा हुआ जो डिफरेंस है वो प्रॉब्लम दे रहा है, तो
उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, ये देखिए एक और ये 2 बार मैंने और प्रोवाइड कर दिए, और इसको भी मैं कुछ नाम दूंगा, और इसको नाम दे रहा हूं मैं AST2 और इसको नाम दे दिया मैंने AST1। ठीक है, मतलब इस AST1 का काम था कि भैया तुम मुझे MU लिम नाम का रेजिस्टेंस दोगे जो कि मैक्सिमम मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है, और जो MU माइनस MU लिम का डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को कवर करने के लिए मैंने AST2 दिया। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है चीज समझने में तो ध्यान दो भैया, जब हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते थे तो क्या लिखते थे, 0.87 FY AST इंटू लिबर आर्म D माइनस 0.42 XU। तो वो AST जो होगा वो उसकी वैल्यू पर ही तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निर्भर करेगा ना, उस पर ही तो निर्भर करेगा। तो ये AST1 वो वैल्यू हो गई जिसने मुझे MU लिम नाम का या MU लिम वैल्यू का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दे दिया। यस, और अब जो डिफरेंस है उसको कवर अप करने के लिए MU माइनस MU लिम का जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो जनरेट करने के लिए किसको लाया मैं, AST2 को। ये बात समझ में आ गई, क्या किसी के दिमाग में जा रहा है कि सर अगर वो MU लिम बैलेंस सेक्शन का है तो क्या अभी सेक्शन मेरा बैलेंस, ये भी मेरा AST लिम हो सकता है? हाँ हो सकता है। देखो सेक्शन पहले अंडर एनफोर्स था, फिर बैलेंस, फिर ओवर एनफोर्स, तो अंडर एनफोर्स से बैलेंस तक पहुंचा होगा, उसी के बाद तो मेरा ओवर एनफोर्स्ड हुआ होगा। अंडर एनफोर्स से बैलेंस के बाद ओवर एनफोर्स्ड है ना, तो बैलेंस तक का जो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, मैक्सिमम मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी या मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो इस AST1 ने दे दिया, इसको AST लिम भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गई बात। और डिफरेंस को MU माइनस MU लिम के डिफरेंस के लिए को रजिस्ट करने के लिए का रेजिस्टेंस देने के लिए AST2 दे दिया है ना। अब सवाल उठता है यहां पर कि सर तो फिर अब यहां पर अगर मैंने क्या करा, एरिया ऑफ स्टील बढ़ाया तो T बढ़ेगा, मतलब टेंशन फोर्स बढ़ेगा। अब टेंशन फोर्स बढ़ा तो C फोर्स और T फोर्स इक्वल होना चाहिए, C फोर्स और T फोर्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है या ना। तो अब C फोर्स को T फोर्स के बराबर लाने के लिए, कंप्रेशन फोर्स को टेंशन फोर्स के बराबर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर भी इस तरह से एरिया ऑफ स्टील देंगे, और इस एरिया ऑफ स्टील का नाम लिखूंगा मैं ASC, दैट इज एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। ये बात समझ में आई। अब देखिए इसे हम हमेशा की तरह क्या लिख देंगे, हमारा विड्थ, और ये हो जाएगा हमारा स्मॉल डी, क्लियर हो गई बात, समझ में आया यहां तक का पार्ट? ओके, अब ये जो हो जाएगा हमारा यहां पर, ये जो हमारा डेप्थ हो जाएगा इसे हम लोग लिखेंगे D', और ये जो D' है ये क्या हो जाएगा, हमारा कवर हो जाएगा, किसके लिए, ऊपर वाले रेनफोर्समेंट के लिए जो हमने कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड करा। ठीक है, तो क्या स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आई कि आपने एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन क्यों दिया, क्योंकि आपने यहां पर AST2 प्रोवाइड करा था। ये AST2 आपने क्यों प्रोवाइड करा था कि MU माइनस MU लिम का जो डिफरेंस है, इसे रजिस्ट करने के लिए मुझे ये AST2 की जरूरत पड़ेगी। एक्स्ट्रा एरिया ऑफ स्टील मैंने यहां पर दिया तो ये एरिया ऑफ स्टील के कारण T फोर्स बढ़ेगा, चूंकि मेरे मेंबर को C=T इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है तो मुझे C फोर्स को बढ़ाना था, और C फोर्स को बढ़ाने के लिए मैंने एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन मैंने प्रोवाइड करा। ठीक है, आई होप आपको ये बात यहां तक का पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका स्ट्रेस प्रोफाइल और स्ट्रेन प्रोफाइल में क्या बदलाव आया। ठीक है, चलें आगे बढ़े, क्लियर हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग यहां से। देखिए अब हम इसका ड्रॉ करने वाले हैं स्ट्रेस प्रोफाइल और स्ट्रेन प्रोफाइल। ठीक है, तो स्ट्रेस प्रोफाइल जैसा कि आपको पता है कि ऊपर का जो मेरे पास कंक्रीट होता है वो कैसा रहता है, इस तरह से, ये रेक्टेंगुलर, और फिर यहां से क्या रहता है, पैराबोलिक। ये वाला डायग्राम तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, यहां पर जो मैं स्ट्रेस का वैल्यू लिखता था वो कितना लिखता था, 0.45 FCK। ये आपको शायद से याद होगा, शायद नहीं भैया, याद ही कर लेना आप, है ना। ये चीज हो गया, ये कंक्रीट के स्ट्रेस का वैल्यू मैंने यहां पर लिख दिया। अब देखिए, अब एरिया ऑफ जो स्टील है उसमें भी कुछ स्ट्रेस होगी,
उसमें स्ट्रेस का वैल्यू आएगा FSC, उसमें स्ट्रेस का वैल्यू कितना आएगा FSC, दैट इज द स्ट्रेस इन द स्टील, स्ट्रेस इन द स्टील इन द कंप्रेशन जोन, इन द कंप्रेशन जोन। याद आ गई, समझ में आ गई बात? चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए एक यहां पर फोर्स आ जाएगा जिसको हम नाम देंगे C। अब ये जो C फोर्स होगा ये हमारा वो C फोर्स होगा जो 0.36 FC के B इंटू XU के कारण लग रहा होगा, मतलब कंक्रीट के कारण लग रहा होगा। तो इस यहां नाम दे दिया C1। अब इसे अगर C1 नाम दिया तो देखिए यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, अगर इसे मैंने यहां पर C1 नाम दिया तो यहां पर ये जो हो जाएगा इसे नाम दिया जाएगा C2। तो ये जो C1 और C2 है, तो C2 किसके कारण हो जाएगा, इस एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन के कारण, और C1 किसके कारण हो जाएगा, ये जो यहां पर कंक्रीट है, ये जो यहां पर कंक्रीट है इसके कारण हो जाएगा हमारा C1। बात समझ में आई? तो उसी तरह से क्या सर यहां पर भी दो हमारे पास रेनफोर्समेंट है, तो दो फोर्स लिखेंगे। हाँ बच्चों, तो जैसे कि पहले आपको दिख रहा होगा कि यहां पर मैं लिख सकता हूं एक और फोर्स है ना, एक और फोर्स लिख सकता हूं दैट इज T1 जो कि AST1 के कारण है, और एक लिख सकता हूं यहां पर मैं T2 जो किसके कारण है, एक लिख सकता हूं मैं यहां पर T2 जो किसके कारण है, AST2 के कारण। ठीक है, AST2 के कारण। चूंकि स्टील अपने फेलियर पे है, ऐसा मैं मान रहा हूं कि स्टील ने यील्ड स्ट्रेन ले आया, स्टील अपना यील्ड स्ट्रेन ले आया, स्टील अपना यील्ड स्ट्रेन ले आया कौन से जोन में, टेंशन जोन में, टेंशन जोन में। तो यहां पर जो स्ट्रेस का वैल्यू लिखूंगा वो 0.87 FY लिखूंगा। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि स्टील जब यील्ड हो रहा है, जब स्टील फेल हो रहा है तो 0.87 FY लिखूंगा। लेकिन क्या मैंने यहां पर 0.87 FY लिखा? तो आप जवाब देंगे नहीं सर, आपने यहां पर 0.87 FY नहीं लिखा, आपने यहां पर FSC लिखा। तो ये FSC क्या है हमारा, स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन जोन। तो क्या सर इसकी वैल्यू 0.87 FY होगी, क्या इससे ज्यादा होगी या इससे कम होगी? तो एक जवाब दे देता हूं, इससे कभी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि LSM में मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील ही 0.87 FY। कम होगी या बराबर होगी वो हम लोग देखेंगे। ऐसे एक सवाल और भी आया होगा आपके मन में, वो तो हमने डिस्कस ही नहीं करा कि ASC जो है क्या वो AST2 के हमेशा बराबर होगा। इसका जवाब भी आपको लेक्चर के या कह सकते हैं सेशन के आगे ही समझ में आएगा। ये क्लियर हुआ? ठीक है, इतना डायग्राम समझ में आ गया आपको? ओके, ठीक है। तो अब यहां से लेकर यहां तक का जो मेरा डिस्टेंस है ना, यहां से लेकर यहां तक का जो मेरा डिस्टेंस है, चाहे तो हम उसको लिख सकते हैं कि ये जो होगा हमारे पास, रुक जाइए इसको हम थोड़ा देर में लिखते हैं। अब अगर हमें यहां पर क्या चाहिए, स्ट्रेन डायग्राम चाहिए। तो स्ट्रेन डायग्राम देखिए, अभी भी प्लेन सेक्शन विल रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग का अजम्पशन लागू है यहां पर। तो अगर वो अजम्पशन लागू है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए, इसका मतलब है कि जो हमारा स्ट्रेन प्रोफाइल होगा वो इस तरह से लीनियर ही बनेगा, ऐसा लीनियर बनेगा। अब देखिए सबसे पहले क्या लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने स्ट्रेस का वैल्यू यहां पे 0.87 FY लिखा है, तो यहां पर स्ट्रेन का वैल्यू 0.87 FY अपॉन में ES प्लस 0.002 लिख सकता हूं। ठीक है, अब कंक्रीट जो है, कंक्रीट 0.45 FC का पर है, और ये रेक्टेंगुलर पैराबोलिक के बाद का जो ये स्ट्रेट पोर्शन का एंड है, यहां पर मेरा जो स्ट्रेन का वैल्यू होता है वो 0.035 होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि देखिए, ये देखिए कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा, जहां पर हमारा पैराबोलिक पोर्शन, ये जो हमारा पैराबोलिक पोर्शन है, ये देखिए, ये जो हमारा पैराबोलिक पोर्शन है, ये यहां पर क्या हुआ है, खत्म हुआ है, और फिर स्ट्रेट पोर्शन चालू हुआ है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन का वैल्यू लिखते हैं वो 0.002 लिखता था, याद कर लीजिए। और अब यहां पर मेरे पास FSC है, FSC मतलब स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन जोन। तो उसके करस्पॉन्डिंग में क्या करूंगा, यहां पर एप्सिलॉन SC लिखूंगा, और ये एप्सिलॉन SC क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एप्सिलॉन SC क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इन द स्टील इन द कंप्रेशन जोन, स्ट्रेन इन द स्टील इन द कंप्रेशन जोन। ये बात समझ में आ गई? ये बात पूरी समझ में आ गई आपको? अब इन सब के बाद मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं यहां पर इस डबली रेनफोर्स सेक्शन का क्या देखना चाह रहा हूं, है ना, मतलब ऐसा देखना चाह रहा हूं कि कंक्रीट और स्टील दोनों साथ में फेल हो रहे हैं।
कंक्रीट और स्टील दोनों साथ में फेल हो रहे हैं। तो क्या स्टूडेंट्स आप ये बात मानते हैं कि सर देखिए अगर आप ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि दोनों साथ में फेल हो रहे हैं, तो आपको एक और चीज बता दी जाए कि यहां पर ये जो डेप्थ होगी इसे हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर ये जो डेप्थ होगी इसे हम लिखेंगे एक्स्यूलिम, इसे हम लोग लिखेंगे यहां पर एक्स्यूलिम, हाँ या ना, इसे लिख सकते हैं हम लोग एक्स्यूलिम, यस, ये हो गया हमारा एक्स्यूलिम, यस, ठीक है। तो बचा हुआ पोर्शन कितना हो जाएगा, डी माइनस ऑफ एक्स्यूलिम हो जाएगा, क्लियर हो गई। ये जो पोर्शन है ये देख लीजिए आप लोग यहां पर, ये जो हमारा डेप्थ है ये अभी भी क्या है हमारा डी डैश, ये क्या हो जाएगा हमारा डी डैश, ठीक है। तो ये एक्स्यूलिम है और ये डी डैश है, तो बचा हुआ एक्स्यूलिम माइनस डी डैश हो जाएगा। तो ये हो गया स्ट्रेस प्रोफाइल, ये हो गया हमारा स्ट्रेन प्रोफाइल, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बहुत बड़ा थ्योरी था इसका, एक बार आप देख लीजिए पूरे डायग्राम को, ठीक है, पूरे डायग्राम को देख लीजिए स्क्रीन पे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने कौन सी चीज क्यों लिखी है, कौन सा पार्ट किस कारण से आया है, ये सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले आप देखिए वो रेक्टेंगुलर डायग्राम जो मैंने आपको एक डबली रेनफोर्स सेक्शन का बनाया है, उसमें ये चीज समझने की कोशिश करिए कि कहां से ये AST2 आया, फिर AST2 आने के कारण क्यों मैंने ASC लिया, ये समझिए। ये समझिए कि स्ट्रेस का जो डायग्राम है वहां पर FSC क्या है, ये समझिए कि C1 और C2 जो है, C1 और C2 जो है वो क्यों आए, ये समझिए कि यहां पर T1 और T2 मैंने क्यों लिखा, ये समझिए कि यहां पर मैंने 0.87 FY क्यों लिखा, यहां पर क्यों नहीं लिखा, यहां पर FSC क्यों लिखा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि स्टील यहां का यील्ड हो चुका है, हो सकता है 0.87 FY से कम हो या इसके बराबर हो, इससे ज्यादा कभी नहीं होगा, ये चीज भी ध्यान रखेंगे, है ना। अब एक और चीज जो मैं आपसे थोड़ा एक्सपेक्ट करता हूं, क्या कोई स्टूडेंट ये बता सकता है कि जो C2 होगा इसका पोजीशन कहां होगा, कहां पर ये एक्ट कर रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि सर देखिए जैसे ये रेनफोर्समेंट है तो इसके सेंटर पे मेरा T1 और T2 लग रहा है, तो उसी तरह से जो मेरा FSC हो, मतलब जो मेरा C2 होगा वो भी क्या होगा मेरे इस ASC के सेंटर पे, तो और ASC का सेंटर कहां पर आ रहा है, इस D डैश डेप्थ पे, इस D डैश डेप्थ पे आ रहा है। उसी तरह से जो C1 होगा वो कंक्रीट का है और वो रेक्टेंगुलर पैराबोलिक डायग्राम पे लग रहा है, तो क्या रेक्टेंगुलर पैराबोलिक डायग्राम की जो CG थी वो ऊपर से 0.42 XU पर आ रही होगी, तो क्या आप बोल सकते हो कि सर जो C1 होगा, सर ये जो C1 होगा ये 0.42 XU पर लग रहा होगा, है ना, और C2 जो होगा वो कहां पर D डैश पे लग रहा होगा ऊपर से, ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस चीज से हम लोग और क्या क्या चीजें समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। तो आई गेस आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी, इस डायग्राम के अंदर बहुत सारी चीजें तो पहले से पता होगा। आपके लिए जो नए टर्म आए इसके अंदर वो FSC है और एक क्या है अपना एप्सिलॉन SC है। तो अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं कि यहां पर जो हमारे पास यहां पर लिख सकता हूं कि FSC और एप्सिलॉन SC क्या है लिख देता हूं। तो FSC जो है वो हमारा है स्ट्रेस, है ना, एंड एप्सिलॉन SC क्या है हमारे पास, स्ट्रेन इन द स्टील इन कंप्रेशन जोन, है ना, स्टील इन कंप्रेशन जोन, क्या हो जाएगा यहां पर कंप्रेशन जोन, ये लिख दिया अपन ने, ठीक है, ये अपन ने लिख दिया, है ना। और ASC जो है हमारे पास, जो हमारे पास ASC है, तो AC क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, ठीक है। ये चीज भी आप लोगों को लिखी हुई मिल जाएगी PDF में, तो आपका बहुत सा फायदा हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि ये जो FSC है और एप्सिलॉन SC है इसका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं और ये क्या है, इनके बीच में कोई कोरिलेशन है क्या। तो देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिएगा यहां लिख रहा हूं मैं O, यहां लिख रहा हूं मैं A, यहां लिख रहा हूं B, ठीक है, यहां लिख रहा हूं C और यहां लिख रहा हूं मैं D, है ना, यहां लिख दिया मैंने, यहां पर लिख दिया मैंने D, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। अब देखिएगा, अब इसको अपन यहां पर लिखे गए, इसको अपन यहां पर लिखे गए। अब देखिएगा क्या लिख रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल, क्या लिख रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल O A
बी जो बड़ा वाला है, एंड ट्रायंगल ओ सी डी, नहीं एंड ट्रायंगल ओ ए बी, और ये एप्सिलॉन ए सी पे लेना था, मैंने गलती कर दी क्योंकि वो आदत है ना वहां का लेने की सी ओ डी पे, तो मैं इसको ठीक कर देता हूं। ये यहां पर आएगा, ये वाली जो लाइन है ना ये वाली, ये यहां पर रहेगा हमारा। ठीक है, समझ में आई बात आपको? ठीक है, तो ट्रायंगल ओ ए बी और ट्रायंगल ओ सी डी की बात करते हैं। ट्रायंगल ओ सी डी, तो ओ ए बी के लिए बात करते हैं। तो ए बी के लिए ये 0.0035 है। ठीक है, तो 0.0035 लिखा, 0.0035 लिखा, और ये जो डेप्थ है ये एक्सियल लिम है, ये तो आपको पता ही होगा। ये जो डेप्थ है ये क्या है, एक्सियल लिम है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, अब उसी तरह से ये वाले ट्रायंगल में देखिए, तो ये सी डी एप्सिलॉन एस सी मिलेगा, ये जो सी डी है ये एप्सिलॉन एस सी मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला जो डेप्थ होगा, कौन सा वाला, ये सी ओ ओ सी जो होगा, तो देखिए ये एक्सियल लिम हो गया, ये टोटल एक्सियल लिम हो गया। ठीक है, ये एक्सियल लिम हो गया, इतना पोर्शन कितना हो गया, डी डैश हो गया। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन होगा ये कितना हो जाएगा, एक्सयू, ये जो बचा हुआ पोर्शन होगा ये कितना हो जाएगा, एक्सियल लिम माइनस में डी हो जाएगा, एक्सियल लिम माइनस में क्या हो जाएगा, डी डैश हो जाएगा, एक्सियल लिम माइनस में क्या हो जाएगा, डी डैश हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो यहां लिख दिया अपन ने एक्सियल लिम माइनस में डी डैश, एक्सियल लिम माइनस में डी डैश हो जाएगा। अब चाहो तो इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहां पर एप्सिलॉन एस सी का वैल्यू चाहिए। तो ये हो गया एक्सियल लिम माइनस, यहां पर आ जाएगा डी डैश, यहां पर आ जाएगा अपना एक्सियल लिम, है ना, एक्सियल लिम, और यहां पर 0.0035 है ना, और यहां पर आ जाएगा एप्सिलॉन एस सी आ जाएगा। तो देखा जाए तो एप्सिलॉन एस सी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0.0035, और यहां पर मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस डी डैश एक्सियल लिम, 1 माइनस डी डैश एक्सियल लिम। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, ये बात समझ में आई, हाँ या ना? एप्सिलॉन एस सी जो होगा वो जाएगा 0.0035, 1 माइनस डी डैश अपॉन में एक्सियल लिम। ठीक है, तो ऐसे एप्सिलॉन एस सी मिला मुझे। ठीक है, ऐसे एप्सिलॉन एस सी मिला। इतना बात समझ में आया? दो ट्रायंगल स्ट्रेन प्रोफाइल के दो ट्रायंगल की मदद से मैंने क्या करा, एप्सिलॉन एस सी की वैल्यू मैंने यहां से पता कर ली। अब समझिएगा, है ना, अब समझिएगा। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं ये बात कि जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ई किसी भी मटेरियल का, वो हम लोग लिखते हैं कैसे, स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन करके, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन करके। तो अगर मुझे स्टील के लिए लिखना होगा तो यहां पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील हो जाएगा, और स्ट्रेस का वैल्यू वो क्या हो जाएगा, एफ एस सी हो जाएगा, और जो स्ट्रेन का वैल्यू होगा वो एप्सिलॉन एस सी हो जाएगा, जो स्ट्रेन का वैल्यू होगा वो एप्सिलॉन एस सी हो जाएगा। तो क्या आप यहां से ऐसा बोल सकते हैं कि एफ एस सी का वैल्यू जो होगा सर, एफएससी का वैल्यू जो होगा सर, वो मैं एप्सिलॉन एससी इंटू ईएस करके कैलकुलेट कर सकता हूं, हाँ या ना? क्या आप मेरी इस बात से सहमत है? क्या आप मेरी इस बात से सहमत है? तो एफएससी इक्वल्स टू एप्सिलॉन एससी इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कर सकते हैं। अब सभी जानते होंगे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो स्टील का होगा वो 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर फिक्स है ना। लिख देता हूं मैं यहां पर, वैसे तो आपको याद हो गया होगा अभी तक, फिर भी मैं लिख देता हूं कि जो आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील लिखते हो वो 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर, आप चाहे तो लिख सकते हैं इस तरह से। उसी तरह से आपको अब ये भी याद हो गया होगा कि जो एप्सिलॉन एससी होता है ना, आपको ये भी याद हो गया होगा कि जो एप्सिलॉन एससी होता है वो आप लिख सकते हो किस तरह से, 0.0035 1 माइनस, क्या लिख सकते हो आप लोग यहां पर, 1 माइनस, है ना, 1 माइनस डी डैश अपॉन में एक्सियल लिम हो गया, है ना, अपॉन में एक्सियल लिम हो गया, है ना, ये चीज हो गई, ये चीज हो गई। तो मेरे को एक चीज बताओ कि क्या आप ये चीज समझ पा रहे हो, क्या आप ये चीज समझ पा रहे हो यहां पर कि देखिए सर, एक्सियल लिम की जो भी वैल्यू होगी, एक्सियल लिम की जो भी वैल्यू होगी उस पे डिपेंड करेगा मेरा क्या, उस पे डिपेंड करेगा मेरा क्या, एप्सिलॉन एससी, है ना, एप्सिलॉन एससी,
है ना, एप्सिलॉन एस सी। और एप्सिलॉन एस सी की जो वैल्यू होगी उस पर डिपेंड करेगा मेरा एफ एस सी, उस पर डिपेंड करेगा मेरा एफ एस सी, है ना, उस पर डिपेंड करेगा मेरा एफ एस सी। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, हाँ या ना, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं यहां पर एक ऐसा एरो बना दूं, एक ऐसा एरो बना दूं कि एफएससी की वैल्यू पे एक्सुलिम डिपेंड करेगा, तो क्या आप ऐसा बोलोगे कि ये क्या बात कर रहे हो, यहां से यहां तक तो आप ले आए, यहां से यहां ले गए, ये भी समझ में आ गया। अब खुद याद करो कि अगर मुझे किसी भी सेक्शन के अंदर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पता करना, वो बैलेंस हो या अंडर रेनफोर्स्ड हो, तो क्या मैं C इक्वल्स टू टी करूंगा, और जब मैं C इक्वल्स टू टी करूंगा तो मुझे एफएससी भी तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि एफएससी के कारण भी तो कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, एफएससी के कारण भी तो कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, हाँ या ना। तो जब एफएससी के कारण कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है और जब मैं वहां पर C इक्वल्स टू टी करूंगा, है ना, C इक्वल्स टू टी करूंगा और C के साइड में एफएससी लिखूंगा, है ना, मतलब वो 0.36 एफसी के, है ना, B इंटू एक्सुलिम, 0.36 एफसी के B इंटू एक्सुलिम, और प्लस कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू द स्टील इन द कंप्रेशन जोन, स्टील इन द कंप्रेशन जोन। तो स्टील इन द कंप्रेशन जोन का जब कंप्रेसिव फोर्स लिखूंगा तो एफएससी की वैल्यू आएगी, तो जब C इक्वल्स टू टी करूंगा तो ही तो एक्सुलिम आएगा। तो एक्सुलिम डिपेंड करता है एप्सिलॉन एससी पे, एप्सिलॉन एससी डिपेंड करेगा एफएससी पे, एफएससी डिपेंड करेगा एक्सुलिम पे। तो ये मैं आप लोगों को यहां पर समझाना चाहता था, जिसके लिए हमने क्या करा, ये पूरा का पूरा प्रोफाइल समझा, ठीक है, ये हमने पूरा का पूरा क्या करा, प्रोफाइल समझा यहां पर, ठीक है। देखिए ये पूरा का पूरा हमने प्रोफाइल समझा। इस प्रोफाइल में स्ट्रेन का जो डायग्राम है अपना, ये कौन सा, OCD और OAB का जो डायग्राम है, उसकी मदद से हम लोगों ने यहां पर ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश करा, यहां पर ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश करा, और इस रिलेशनशिप की मदद से, है ना, ये जो रिलेशनशिप हम लोगों ने यहां पर स्टैब्लिश करा, है ना, यहां से हमको ये चीज समझ में आया, यहां से हमको ये चीज समझ में आया कि एप्सिलॉन एससी का वैल्यू एक्सुलिम पे डिपेंड करता है। फिर हमने यहां पर ये समझा कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील जो होता है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ जो स्टील होता है वो अपन इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये पता चला कि एफएससी जो होगा वो एप्सिलॉन एससी पे भी डिपेंड करता है, तो अपन ने एक्सुलिम डिपेंड करेगा एप्सिलॉन एससी पे, एप्सिलॉन एससी डिपेंड करेगा एफएससी पे, और एफएससी डिपेंड करेगा एक्सुलिम पे, क्योंकि हमको जब एक्सुलिम निकालना होगा तो हम C इक्वल्स टू टी जरूर करेंगे, ठीक है, C इक्वल्स टू टी हम लोग जरूर करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आया आपको, ठीक है, ये बात समझ में आया। तो ये मेरा आप लोगों के थ्योरी था डबली रेनफोर्स सेक्शन के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर और डबली रेनफोर्स सेक्शन को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर।